साथियों, शुभ प्रभात। स्वागत है आप सभी का आज के मॉर्निंग सेशन में। आशा करता हूं जितने भी भाई बहन साथी इस सेशन में मौजूद है सभी बहुत ही खुशहाल, सेहतमंद और बहुत ही उत्साही होंगे। आज के दिन के लिए कुछ नया सीखने के लिए, आज के दिन के लिए कुछ नया समझने के लिए। साथियों, हम सबको पता है हम हर रोज यहाँ पर आते हैं, हर रोज यहाँ पर मिलते हैं और उन चीजों के बारे में यहाँ पर बात करने का प्रयास कर रहे हैं जो चीजें हमें सर्दी से लेकर कैंसर तक हर बीमारी से दूर रख सकती है। आपको सबको पता है हमारा जो भी प्रोजेक्ट है एमएससी के माध्यम से जो हम अभियान चला रहे हैं उस अभियान का नाम है विश्व मुक्त रोग मुक्त समृद्ध भारत अभियान। यानी कि भारत देश को समृद्ध रखने के लिए, भारत देश को विश्व मुक्त बनाने के लिए और भारत देश को पूरी तरह से रोग मुक्त बनाने के लिए हमने एक आजाद कोर्स बनाया है और उस आजाद कोर्स के माध्यम से हर रोज यहाँ पर हम लोग मिल रहे हैं। और यहाँ पर जो भी बातें हम लोग सीख रहे हैं, मेरी अपेक्षा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मैंने बहुत बार इस विषय पर बात की है कि अभी हम लोग यहाँ पर मुझे पकड़ के 13 लोग हैं जबकि हमारे ग्रुप में 30 लोगों का एडमिशन है। मुझे अब तक नहीं समझ में आ रहा है कि हो क्या रहा है यहाँ पर। जो बातें मैं कर रहा हूं, क्या वो बातें आप लोगों को अच्छी नहीं लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो बाकी लोग आते क्यों नहीं है? मैं मतलब बहुत कंफ्यूज हूँ इस चीज के बारे में। क्योंकि बहुत सारे भाई बहन बोलते हैं कि नहीं सर, आप तो जो बातें करते हो वो बहुत बेहतरीन है, लेकिन बेहतरीन है तो लोगों की संख्या बढ़ी क्यों नहीं और बढ़ क्यों नहीं रही है? मैं इस बात पर बहुत कंफ्यूज हूँ। मुझे थोड़ा सा आप अगर कंफ्यूजन दूर करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों ऐसा हो रहा है। राधेश्याम जी, आपसे पूछना चाहता हूँ, आप क्लास अटेंड कर रहे हो तो यहाँ पर जो जानकारी दी जा रही है क्या वो जानकारी कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं? क्यों ऐसे हो रहा है? चलिए नए लोगों की बात छोड़ देता हूं मैं कि नए लोग नहीं आ रहे हैं, या फिर हमारे ग्रुप में 30 लोग हैं, 30 लोग नहीं आ रहे थे, लेकिन 18 19 20 लोग हम आया करते थे, आज अभी 13 लोग हैं। तो क्या क्या इसके पीछे का कारण हो सकता है कि लोग, बाकी लोग नहीं आते हैं? क्या कारण हो सकता है आपके हिसाब से? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। हाँ सर, मुझे ऐसा लगता है कि उनको ऐसा लगता होगा कि हमें तो ये पता है, तो क्या मतलब क्या है, ऐसा थोड़ा ऐसा सोचते भी होंगे कि भाई ये तो हमें पता है, फ्रिज कुकर वगैरह जो भी है। या फिर कुछ लोगों को कुछ काम भी होगा सुबह में, ऐसा भी हो सकता है कि कहीं जाना हो, ड्यूटी हो, ऐसा भी हो ओके 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 ओके। चलिए, आपकी तरफ से आपने जो बात कही कि उन लोगों को शायद ऐसा लगता हो कि उन्हें ये सब चीजें पता है। अगर चीजें पता है फिर मुझे भी लगता लोग है अगर सर, वही। सॉरी, हाँ, मुझे जी सर। लगता है सर पता नहीं है लोगों को ये चीजें, क्योंकि मुझे तो मेरे हिसाब से मैंने जहाँ तक अध्ययन किया है तो मुझे इससे पहले आपके कोर्स के पहले मुझे ये कुछ चीजें पता नहीं थी। लेकिन लोगों को हेल्थ के विषय जो अवेयरनेस चाहिए वो नहीं है। उन्होंने पेमेंट किया है, लेकिन जो हेल्थ के बारे में जब हमको कुछ हो जाता है तब हमको सीरियसनेस आता है। तो वो सीरियसनेस हेल्थ के प्रति नहीं है, इसीलिए नहीं आ रही है, ऐसा मुझे लगता है सर। थैंक यू सो मच। ओके सर, ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भी अपनी बात यहाँ पर रखी है। क्या होता है ना, मैं आपको एक ईमानदारी से बात बोलूं। जो वक्ता होता है ना, जिसको बात करनी होती है, उसके सामने जितने ज्यादा लोग रहेंगे वो उतनी बातें खुलकर कर सकता है। वैसे तो मैं, आपको पता है, मैं मेरे दिल से ही हर चीज को सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, दिल से हर चीज को बताता हूँ। मैं ये नहीं देखता हूँ कि मेरे सामने 10 लोग है, 20 लोग है, 50 लोग है, वो नहीं देखता हूँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इन चीजों पर असर होता है। अगर इसी इसी सेशन में अगर 500 लोग होते तो शायद मैं इससे भी कितनी सारी बातें, क्योंकि मैंने इसके पहले भी बहुत बार बोला है कि भगवान की दया से और मेरे गुरु गुरु के आशीर्वाद से इतना कुछ नॉलेज मेरे दिमाग में भर दिया है उन्होंने कि उस नॉलेज को अगर वाकई में यूटिलाइज किया जाए तो देश का सही में भला हो सकता है। लेकिन होता क्या है, सामने अगर लोगों की संख्या कम है तो वो विषय जो होता है वो उतना खुलकर बाहर नहीं आ पाता है।
चलिए खैर कोई बात नहीं है, हम भगवान से दुआ करेंगे कि सब लोगों को सद्बुद्धि दे और उनको जो आज के 20 साल बाद जो घटना घटने वाली है उस घटना में उनको शामिल ना होने दे। क्योंकि मैंने आपको बोला, डब्ल्यूएचओ ने, कल भी मैंने दूध के बारे में बताया था, डब्ल्यूएचओ खुद कह रहा है कि आने वाले 2030 तक 80% लोगों को कैंसर हो जाएगा, क्योंकि जो दूध, कल हमारा विषय बहुत डिटेल्स में हुआ इसके बारे में, तो ये होने वाला है। तो मैं आशा करता हूं कि जो लोग नहीं आते हैं ना, वो उस 80% लोगों में ना हो। लेकिन ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि गलती करेंगे, टायर अगर, गाड़ी का टायर अगर किसी खील पर से जाएगा तो वो पंक्चर होना ही होना है। किसी बड़े आरी के ऊपर से जाएगा तो फटना ही फटना है। तो नेचुरल है, ये लोग गलती करेंगे तो इसका हर्जाना उनको भुगतना पड़ेगा। शायद राधेश्याम जी कुछ बात करना चाहते हैं। सर जी, आप कुछ बात करना चाह रहे हो? हाँ सर, आपने सोमवार को जो नमक के बारे में पढ़ाया था, तो आपने बोले थे कि मैं कल कुछ ये जो षड्यंत्र है नमक के बारे में, सरकार का भी इसमें हाथ है, ऐसा कुछ आप बोल रहे थे कि कल मुझे याद दिलाना, तो मैं वो टॉपिक पे बताऊंगा ऐसा। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, मैंने आपको बताया ना कि भगवान की दया से इतना कुछ दिमाग में भरा हुआ है, गुरु के आशीर्वाद से इतना कुछ सिखाया है मेरे गुरु ने मुझे। लेकिन वो जब खुलता है तो इतनी सारी बातें बाहर आती है। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, ये जो मैं कोर्स, जो भी आजाद कोर्स के बारे में यहाँ पर बात करता हूँ, मैं 1 साल तक पढ़ा सकता हूँ इसके बारे में। हर रोज अगर मुझे 1 घंटा पढ़ाना है तो 1 साल तक, 365 दिन तक पढ़ा सकता हूँ। इतना कुछ भगवान ने दिया हुआ है। लेकिन उतने उतने लोग सुनने वाले, उतने शिद्दत से सुनने वाले, और उतनी संख्या भी होनी चाहिए। 10 15 20 लोगों में शायद ये बातें थोड़ा सा मुश्किल जाता है, क्योंकि एनर्जी बहुत खर्चा होती है। आपको नहीं पता, मुझे आंखें बंद करके कहाँ कहाँ से फाइलें मतलब लाता है मेरा दिमाग, और कहाँ कहाँ से वो ढूंढता है। इसलिए कभी कभार मेरी आवाज नहीं आती है आप लोगों को, फिर भी आप लोग उधर से, मतलब मैं रेंज नहीं देखता हूँ। मैं मीटिंग में जब आंखें बंद हो जाती है तो मेरा जो ब्रेन होता है, वो ब्रेन वहां जाता है जो मेरे गुरु ने जब मुझे सिखाया था वो सब चीजें लाने के लिए। लेकिन जितने कम लोग रहेंगे तो वो उतना वर्क नहीं करता है, सॉरी। चलिए, तो विषय को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो अभी राधेश्याम जी ने जो विषय यहाँ पर, उस दिन हमारा नमक के बारे में विषय हुआ था, तो वो बात मैं पहले क्लियर कर देता हूँ कि साथियों, घटना कुछ ऐसी है। मेरे गुरुजी राजू दीक्षित जी, जिन्होंने ये सब चीजें मुझे पढ़ाई है, जब हम लोग साथ में काम करते थे तो उन्होंने मुझे, हम मतलब ये, हमें जितने भी शिष्य थे उनको ये शेयर किया था कि एक बार ऐसे हुआ कि उन्होंने जब स्टडी किया, उन्होंने जब वाघभट्ट जी को पढ़ा, उन्होंने जब पूरा अध्ययन किया, तो उनको पता चला कि ये जो समंदर का नमक है, ये समंदर का नमक वाकई में शरीर के लिए घातक है, और ये नहीं खाना चाहिए। मतलब पुराने जमाने में जब तक हमारे देश की विभागनी नहीं हुई, तब तक हमारे देश में सेंधा नमक ही इस्तेमाल हुआ करता था। कोई समंदर का नमक, ये सब इंडस्ट्री के लिए यूज होता था। लेकिन जब भारत और पाकिस्तान अलग हो गया, फिर हमारा बंटवारा होने के कारण नमक उधर से आना बंद हो गया। इसके कारण से फिर समंदर का जो बनता था, ऑलरेडी बनता ही था, बस इंडस्ट्रियल के लिए यूज होता था, वो खाने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने जब इसका स्टडी किया कि भारत देश में, वाघभट्ट जी कहते हैं कि ये नमक जहर है, क्योंकि ये नमक आज नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये 5,000 साल पहले भी बनता था समंदर का नमक, और वो फैक्ट्रियों में इस्तेमाल किया जाता था। पुराने जमाने में 3,500 4,000 साल पहले भी हमारे देश में हजारों फैक्ट्रियां हुआ करती थी। बस दुर्भाग्य यह है कि हमारा इतिहास पूरा मिटाने का प्रयास किया गया है, अंग्रेजों ने या फिर मुगलों ने या अन्य बहुत सारे लोगों ने ये सब सत्यानाश कर दिया है हमारे देश का। लेकिन सच्चाई यही है कि हमारे देश में इस नमक को हजारों सालों से बनाया जाता था, और उसका फैक्ट्रियों में इस्तेमाल किया जाता था। तो साथियों, उन्होंने फिर ये अध्ययन करने के बाद में उन्हें जब पता चला कि भाई, और खास करके उन्होंने जब लैब टेस्ट किए तो आयोडीन जो होता है, तो उन्होंने लैब टेस्ट किए तो पता चला कि ये जो एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है, और दूसरा ये जो आयोडीन होता है, आयोडीन जो होता है, ये इतना घातक केमिकल है। भले ही ये उस दिन किसी बहन ने मुझे पूछा था कि सर, आयोडीन की मात्रा अगर ना हो तो हमें घेंगा हो सकता है, गले की बीमारियां हो सकती है, ऐसा कुछ ये एड में बताया जाता है, एड में।
ऐसा तो कभी होता नहीं है, क्योंकि मैंने उस दिन बताया था। लेकिन जाहिरात ऐसी कुछ, हमारे विज्ञापन ऐसे कुछ हमारे दिमाग में घुस चुके हैं ना कि वो निकलते ही नहीं है। हमारे दिमाग में तुरंत ऐसी चीजें आ जाती है, क्योंकि आंखों से देखा हुआ होता है। तो फिर उन्होंने उसका ऑब्जर्वेशन किया कि ये जो आयोडीन है, पहले जमाने में आयोडीन वायोडीन ऐसी कोई चीजें तो बेचा नहीं जाती थी, तो फिर ये आयोडीन क्यों बेचा जा रहा है। तो उन्होंने उस आयोडीन का भी टेस्ट किया, फिर एल्यूमिनियम सिलिकेट का भी टेस्ट किया, तो पता चला ये जो रिफाइंड नमक में अतिरिक्त आयोडीन डाला जा रहा है, तो इससे इंसान नपुंसक हो जाता है, बच्चे पैदा करने में असक्षम हो जाता है। कोई माँ है, उसको खा रही है तो उसके अंडबीज नहीं बनेंगे, पुरुष है तो उसके शुक्राणु का काउंट कम हो जाएगा, इस तरह से होगा। तो उन्होंने क्या किया, ये सच्ची घटना है। तो उन्होंने किया ऐसे कि हेल्थ डिपार्टमेंट जो है हमारा केंद्र शासन का, तो उनको लेटर भेजा कि मैंने ऐसा पढ़ा और मेरा एक ऐसा अध्ययन है, क्योंकि मेरे गुरु बहुत महान आदमी थे, बहुत आदमी। तुम आप अगर अब जाओगे कहीं राजू दीक्षित के बारे में अगर सुनोगे, पढ़ोगे, अध्ययन करोगे, तो आपको पता चलेगा उनके जैसा दूसरा इंसान दुनिया में होगा, इसकी मुझे कभी कभी विश्वास नहीं हो सकता है। इतने इतने अलग मतलब इंसान थे। उनके पास जो नॉलेज था ना, मैं आपको बताऊं, उनके पास जितना नॉलेज था उसमें से मतलब एक समंदर से एक बूंद मेरे पास है, इतना बड़ा नॉलेज उनके पास था, इतना बड़ा दिमाग उनका चलता था। तो फिर उन्होंने जब मंत्रालय को चिट्ठी लिखी कि भाई मैंने तो पढ़ा, अध्ययन किया, तो उसमें से ऐसे निकल कर आया कि आयोडीन जो होता है वो अगर हम एक्स्ट्रा किसी व्यक्ति को खिलाते हैं तो वो व्यक्ति नपुंसक बनता है। तो भारत सरकार क्यों चिल्ला रही है कि आयोडीन नमक खाओ, आयोडीन नमक खाओ। और विशेष बात यह है कि कोई एक दिन से नहीं, जब मैं बचपन में छोटा बच्चा था तब से ये आयोडीन खिलाया जा रहा है। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्या आयोडीन से लोगों के सेहत पे जो असर होने वाला है, ये गवर्नमेंट को पता नहीं है? तो ये तो आपको पता करना चाहिए और फिर देश के भले के लिए ये रोक देना चाहिए। तो मजे की बात देखिए क्या हुआ। इसको आप मजे की बात बोल सकते हैं, इसको आप दुख की बात बोल सकते हैं। तो मंत्रालय से रिटर्न जवाब आया कि ये हमें पता है और हम ये जानबूझकर कर रहे हैं ताकि आबादी कम हो। समझे इस बात को, थोड़ा सा सीरियसली समझना है इस बात को, कि उन्होंने उधर से मंत्रालय से हेल्थ डिपार्टमेंट से जवाब दिया। ये मेरे हिसाब से जो बात हुई होगी, ये जो लेटर का वगैरह, ये 2000 साल की करीब करीब की बात होगी, यानी कि आज से 25-26 साल पहले की बात होगी, जब ये पत्र व्यवहार हुआ था पूरा गवर्नमेंट के साथ में। उस वक्त शायद कांग्रेस की या मनमोहन सिंह की, किसकी सरकार थी मुझे याद नहीं है। तो उनकी तरफ से ये जवाब था कि हमें पता है कि आयोडीन से लोग नपुंसक होते हैं, ये जानबूझकर हम कर रहे हैं ताकि आबादी को कंट्रोल में ला सके। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके घर में बच्चा पैदा होगा, आपके परिवार को वारिस रहेगा या नहीं रहेगा। उन्हें बस आबादी कम करनी है, इसके लिए वो जानबूझकर ये षड्यंत्र चला रहे हैं। ये उनका जवाब था जो मेरे गुरुजी ने हमारे मतलब हम जो शिष्य थे उन तक पहुंचाया था। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो उस दिन विषय हमारा हुआ था, आज विषय अलग है, लेकिन रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपके घर में रिफाइंड नमक खिलाया जा रहा है या आयोडीन युक्त नमक खिलाया जा रहा है, तो आप अपने बच्चों को भविष्य में नपुंसक बना रहे हो। मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि आजकल की महिलाएं बच्चों को जन्म देने की पात्रता की नहीं रही है। इसके कारण से तो कितनी सारी महिलाओं को मतलब गर्भधारणा के लिए गोलियां लेनी पड़ती है। करोड़ों महिलाएं हर साल इसके लिए प्रयास करती है, तब जाके अभी बच्चा पैदा होता है। करोड़ों महिलाओं की ये बात है। पुरुषों की अगर मैं बात करूं तो शुक्राणु इतने वीक हो चुके हैं कि बहुत सारे बाप जो होते हैं, बच्चे मतलब जन्म दे ही नहीं पाते हैं, तो उनको क्या करना पड़ता है आजकल, टेस्ट ट्यूब बेबी करना पड़ता है फिर। क्योंकि फर्टिलिटी सेंटर बहुत सारे खुल चुके हैं हमारे देश में, करोड़ों अरबों रुपए का धंधा कर रहे हैं। तो ये सब खेल जो है
ये उस आयोडीन नमक के कारण हो रहा है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन रहेगा, मानना न मानना ये सबकी बात है। मैंने आपको पहले भी कहा कि जैसे नागनाथ सर ने कहा कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है, तो उनका क्या होगा एक बार सोचिए आप, क्या होगा उनका। इन सब ये जो चीजें मैं यहाँ पर बता रहा हूं, ये चीजें अगर वो सुनना नहीं चाहते, हाँ उनकी बात छोड़ दीजिए, जिन्होंने एडमिशन ही नहीं किया वो तो अनजान है इन सब बातों के लिए, लेकिन जिन्होंने एडमिशन किया वो भी नहीं सुन रहे हैं। विशेष बात यह है कि जिन्होंने एडमिशन किया और कुछ दिनों तक लेक्चर में आए, उसके बाद में वो आना बंद कर दिए, उनकी क्या उनका क्या करना चाहिए, मेरे पास कोई मतलब कोई शब्द भी नहीं है। लेकिन ये होने वाला है और ये हर व्यक्ति तक पहुंचना भी चाहिए। मैंने इसलिए कल कहा था कि वीडियो जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, कोशिश कीजिए हमारी वजह से कुछ अच्छा हो लोगों का। चलिए तो बढ़ते आगे। तो आई होप राधेश्याम जी, आपने जो पूछा था कि वो जो बात थी वो बात यहाँ पर कंप्लीट मैं कर चुका हूं कि ये जानबूझकर करती है गवर्नमेंट ताकि लोग आयोडीन खाए, आयोडीन खाकर लोगों को नपुंसक, मतलब जो उनके जो भी पुनर्निर्मित करने की जो क्षमता है वो क्षमता उनकी लो हो जाए, ताकि हमारे देश की आबादी कंट्रोल में रहे। लेकिन ये आबादी कंट्रोल करने के चक्कर में एक दिन ऐसा होगा कि भारत देश में आबादी बढ़ना बंद हो जाएगी, क्योंकि एक बार अगर क्षमता खत्म हो जाए इंसान की, डीएनए से ही अगर मतलब पुनरुत्पत्ति अगर बंद हो जाए तो फिर मुश्किल हो जाएगा। ये आने वाले भविष्य की बहुत बड़ी धोखे की घंटा है। लेकिन ये कुछ लोगों को समझ में आती है, कुछ लोगों को नहीं आती है। बाकी लोग तो अपने अपने धुन में, अपने अपने मस्ती में है, कुछ लोग अपने अपने अहंकार में है, और कुछ लोग अज्ञान में है। देखते हैं क्या होता है, भगवान जो करेगा अच्छा ही करेगा। इतना कर कहकर आगे बढ़ूंगा। तो साथियों, कल जो हमारा विषय हुआ था, दूध के बारे में हमने पूरा डिटेल समझा था। और दूध, आई होप कि आप लोगों को उसका थोड़ा सा अवेयरनेस आ चुका है और आप दूध अभी इस्तेमाल करना बंद किए होंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर हम तो शुद्ध दूध लेते हैं, लेकिन भैंस का अगर ले रहे हैं तो फिर आप जहर ही खा रहे हैं, क्योंकि भैंस का दूध बिल्कुल अच्छा नहीं है। अगर गाय का ले रहे हैं, अगर किसी पूड़ी बन गाय का ले रहे तो वो तो दूध ही नहीं है। अगर कोई आपके दरवाजे पर आ रहा है, गाय का दूध आपको दे रहा है, तो वो अगर जर्सी गाय का है तो वो जहर है, क्योंकि जर्सी गाय कोई गाय नहीं है। आपके जानकारी के लिए बता दूं, ये जो जर्सी गाय है ना, ये गाय के डीएनए और सुअर के डीएनए से बनाया हुआ एक प्राणी है, वो गाय नहीं है। ध्यान से सुनिए, कुछ लोग अगर जर्सी गाय को गाय मानते हैं, वो गाय है ही नहीं, वो एक जानवर बनाया गया है। एक ऐसा फर्मेंटेशन किया गया है कि वो ज्यादा दूध दे, तो गाय का एक मतलब डीएनए लिया गया है और उसमें सुअर का डीएनए मिलाया गया है, तब जाके वो जर्सी गाय बनी है। इसलिए तो जर्सी गाय को देखिए आप, उसके पीठ पर कंधा नहीं होता है, उसकी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो सुअर की तरह ऐसी सीधी होती है। वो ज्यादा दूध दे, ज्यादा बच्चे दे, क्योंकि आपको पता है सुअर जो है बहुत सारे बच्चे देता है, और उस बच्चों को पीने के लिए दूध बहुत सारा देता है। इसके कारण से कुछ संशोधक जो कीड़ा कांडी करते रहते हैं दुनिया में, उन्होंने वही किया कि उन्होंने उस सुअर का एक डीएनए निकाला, उसको फर्मेंटेशन करके गाय के डीएनए में घुसा दिया और उसका बच्चा पैदा कर लिया, उसको कहते हैं ये जर्सी गाय। एक्चुअल जर्सी गाय जो होती है ना साथियों, थोड़ा सा भी ये विषय निकला है तो मैं इसको कंप्लीट करूंगा ताकि आप लोगों को थोड़ा सा जानकारी मिले। दूध पीना ही है तो देशी गाय का पीजिए। क्यों पीजिए, उसके पीछे का साइंस बताता हूं, बहुत बड़ा साइंस है जो मेरे गुरुओं ने मुझे सिखाया हुआ है, तो मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूंगा। हालांकि आज का विषय मुझे आगे का लेना था, लेकिन निकला विषय इसलिए बोल रहा हूं। मैंने पहले ही बताया आप लोगों को, मेरे पास इतना कुछ भरा हुआ है, अगर सुनने वाले हैं और विषय निकलता है तो मैं कितनी सारी बातें सामने आपके सामने रख सकता हूं। तो जर्सी गाय और देशी गाय के बारे में थोड़ा सा मैं आपको अध्ययन बताता हूँ। साथियों, अध्ययन कुछ ऐसा हुआ है, पहले तो ये जर्सी गाय का दूध अगर आपके घर में आ रहा है तो बिल्कुल ना ले। मैंने आपको बताया ये एक जानवर है, दिखता गाय जैसा है लेकिन वो गाय नहीं है। गाय का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो उसके उसके पीठ पर एक कंधा होता है, कंधा। आपको पता होगा हमारी जो देशी गाय होती है ना, उसके ऊपर, या देशी बैल होता है उसके ऊपर एक कंधा होता है।
लेकिन जर्सी गाय के पीठ पर कोई कंधा नहीं होता है, तो वो गाय नहीं है। फिर से दोहरा रहा हूं ये शब्द और मैं रुकूंगा यहां पर। तो ये गाय नहीं है, एक ऐसे सुअर के डीएनए से और गाय के डीएनए से बनाया हुआ एक अलग प्राणी है, दिखता गाय जैसा है। जंगल में अगर जाएंगे तो गाय जैसे कई प्राणी दिखते हैं, तो वो गाय नहीं होती है। एग्जैक्टली साथियों, तो वो दूध देने के लिए बनाया गया एक प्राणी है। तो कंधा जिसके पीठ पर होगा वो गाय होती है। दूसरी बात यह है कि जिसके सींग बड़े होंगे, सींग सींग, आपने देखा हो ना सींग होते हैं गाय को, जिस गाय के सींग या जिस जात के गाय के सींग बड़े हो, बैल के सींग बड़े हो, उसी गाय का दूध पीना आपके लिए अच्छी बात है। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है वो मैं आप लोगों को बताता हूं। विषय कुछ ऐसा है कि जो कंधा होता है, कंधा, और सींग जो होता है, सींग। पहले तो सींग की बात करूं मैं। हमारे ब्रह्मांड में करोड़ों ग्रह तारे हैं। हमारी जो हमारा सूर्यमाला है उसमें 9 ग्रह है, आपको पता है। 9 ग्रह हमारे, जो पृथ्वी है, वैसे ही हमारे शुक्र है, गुरु है, नेपच्यून है, शनि है, जो कुछ भी हमारे 9 ग्रह हैं। तो ये 9 ग्रह पृथ्वी पर जीने वाले हर हर सजीव प्राणी को एनर्जी देने का काम करते हैं। मैंने ये एक सेशन चलाया था, उसमें आपको बताया था, ये शायद आप लोगों को याद होगा जो पुराने साथी है। तो गाय का जो सींग होता है, आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, ये ग्रहों से एनर्जी को एब्जॉर्ब करने वाला बहुत बड़ा एंटीना होता है। आप टावर समझते हो ना, टावर, मोबाइल का टावर, जो रेंज को कैच करता है और मोबाइल के अंदर भरता है। एग्जैक्टली ग्रहों की शक्ति, मैंने इसके ऊपर बहुत अध्ययन किया हुआ है और इसके ऊपर मैं बहुत सारी चीजें, मतलब मैन्युफैक्चर भी करता था। तो जो गाय के सींग होते हैं, बैल के जो सींग होते हैं, ये सींग ग्रहों से जुड़े हैं। ये ग्रहों से ऊर्जा एब्जॉर्ब करते हैं शरीर में, जो गाय होती है या भैंस होती है। उसके बाद में उसका जो कंधा होता है, कंधा, जो बैल और गाय के शरीर पर होता है, उस कंधे में कुछ ऐसे मतलब न्यूरॉन्स है, कुछ ऐसे मैं कहूंगा एक तरह से पेशियां है कि जो धूप जो होती है ना, धूप, उस धूप में से कर्क्यूमिन नाम का एक कंटेंट होता है, उसको एब्जॉर्ब करता है वो कंधा। ध्यान से सुनिए, ये बहुत बड़ी साइंटिफिक बात है जो आप लोगों को शायद इसके पहले किसी ने बताई नहीं होगी, कि जो कंधा होता है उसके अंदर कुछ ऐसे न्यूरॉन्स है, कुछ ऐसे मतलब हार्मोन्स है कि वो धूप जो आता है उस धूप में से कर्क्यूमिन नाम के कंटेंट को शरीर में धारण करता है। और वो कर्क्यूमिन जो होता है ना साथियों, वो कर्क्यूमिन कैंसर को ठीक करने की बहुत ही बेहतरीन दवा है। मैंने शायद पिछले सेशन में कहा था कर्क्यूमिन के बारे में। तो ये सिर्फ देशी गाय का जो कंधा होता है, उस गाय के शरीर में, उस गाय के शरीर में ये कर्क्यूमिन प्रचुर मात्रा में आता है। और वो दूध के जरिए और गौमूत्र के जरिए वो कर्क्यूमिन इंसानों तक पहुंचाया जाता है। बहुत सारे लोग, आपको पता होगा, गोमूत्र पीते हैं, आपको जानकारी है ये गोमूत्र क्या चीज है। गोमूत्र एक ऐसी दवा है जो दुनिया के 148 बीमारियों को ठीक कर सकता है। इतनी बेहतरीन दवा है गोमूत्र। अब आप बोलेंगे सर ये कौन सी चीज है, गोमूत्र कोई पीने की चीज है? लेकिन हमारे, जैसे वाघ भट्ट जी के बारे में बात करूं, तो वाघ भट्ट जी ने हजारों गौमूत्र के ऊपर श्लोक लिखे हुए हैं। उन्होंने बहुत अध्ययन किया है गौमूत्र के बारे में। और कौन सा गौमूत्र? जो देशी गाय का हो, क्योंकि उसको सींग होते हैं देशी गाय को, और उसको कंधा भी होता है। तो वो सींग के जरिए ग्रहों से ऊर्जा एब्जॉर्ब करते हैं। आपके जानकारी के लिए मैं एक चीज बता दूं, अगर आपने गाय का दूध देखा हो तो आपको गाय का दूध पीला पीला दिखेगा, पीला पीला। जबकि जर्सी का या भैंस का दूध सफेद सफेद होता है। आप कभी ऑब्जर्वेशन कीजिएगा, कभी उस दूध को गर्म कीजिएगा, गर्म। तो गर्म करने के बाद, जिसको हम परत बोलते हैं, साय जिसको बोलते हैं मराठी में, जो साय आती है ना, वो साय गाय के दूध की पीली दिखेगी, जबकि भैंस के दूध की सफेद दिखेगी।
भैंस का दूध का जो घी होता है वो घी सफेद होता है, गाय के ओरिजिनल गाय के घी का मतलब दूध का घी जो होता है वो पीला पीला होता है। ये क्या चीज है पीला पीला, आपके जानकारी के लिए बता दूं, गाय के घी में या गाय के दूध में सोना होता है, सोना। ये कहां से आता है सोना? ये सोना वो ग्रहों से एब्जॉर्ब करके जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है उसी से ये सोना उसके शरीर में तैयार होता है। ये सिर्फ देशी गाय के शरीर में ही हो सकता है। ये बहुत बड़ा रिसर्च है। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने ये सब चीजें सुनी समझी है या जानी है। इसीलिए कहा जाता है, अब आपने कभी मतलब जाहिरात में विज्ञापन में सुना होगा कि भाई डाबर च्यवनप्राश खाओ, इसमें सोना होता है। शाहरुख खान चिल्लाता था पिछले कि इसमें सोना होता है और सोना देता है दिमाग तेज और चांदी देता है ये तेज, ऐसा आपने सुना होगा। तो पुराने जमाने से जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने पहले से ही ये चीज लिख कर रखा है कि गाय का दूध या गाय का गौमूत्र अगर कोई व्यक्ति पीता है तो उसके शरीर में जो सोना जाता है दूध से, ये दूध या घी से जो सोना मिलता है शरीर को, उसी से दिमाग तेज होता है। इसलिए तो मैंने आपको जो उदाहरण बताया था कल, आप एक काम कीजिए, ऐसा बताया था मैंने कि 10 भैंसे छोड़ दिए, उसका बछड़ा छोड़ दीजिए, तो वो बछड़ा अपने माँ को पहचान नहीं पाएगा। लेकिन गाय का बछड़ा छोड़िए, 100 गाय में वो अपने माँ को ढूंढ लेता है। 100 गाय भी रही और भैंस का 10 में भी नहीं ढूंढ पाएगा, लेकिन गाय का बछड़ा जो होता है वो 100 गायों में भी अपने माँ के पास ही जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके माँ के दूध में जो सोना है, उसके माँ के दूध में जो आर्सेनिक है, उसके माँ के दूध में जो करक्यूमिन है, उसके माँ के दूध में जो अलग अलग तरह के प्रोटीन विटामिन है, वो उसके दिमाग को तेज बनाते हैं। और उस दूध को पिएंगे तो नेचुरली आपके शरीर में भी ये सोना आएगा, तो नेचुरली दिमाग तेज होगा। नेचुरली आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हम पिछले करीब करीब मुझे जहां तक जानकारी है करीब करीब 15 साल से हमने कभी भैंस के दूध दूध को देखा तक नहीं, छुआ तक नहीं कभी। ये जो दिमाग चल रहा है ना मेरा, जो कुछ चल रहा है ना, ये भगवान की दया से यही चीजें इस्तेमाल करके चल रहा है। तो साथियों, अगर आपके घर में, अभी विषय पर आता हूं, दूध का विषय चल रहा था, तो अगर घर में आपके कोई दूध बेचने आ रहा है और वो जर्सी गाय का दूध अगर बेच रहा है, तो वो जहर पी रहे आप, वो कोई दूध नहीं है। क्योंकि जर्सी गाय के शरीर में, मैंने आपको पहले ही कहा, आप जर्सी गाय खड़ी नहीं हो सकती है ज्यादा वक्त तक, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, खड़ी नहीं हो सकती। क्योंकि क्योंकि शरीर में उसके जो फर्मेंटेशन मतलब संशोधकों ने किया हुआ है, जो रिसर्चर होते हैं उन्होंने जो संशोधन किया है, उन्होंने क्या किया है, जर्सी गाय के शरीर में सिर्फ दूध पैदा करने की क्षमता बढ़ाई है। उसका जितना कैल्शियम कैल्शियम हड्डियों के लिए बनता है वो सब दूध में चला जाता है। तो वो जो होती है ना, उसकी हड्डियां बहुत कमजोर हो जाती है। क्योंकि आपको पता है, मैंने आपको बताया, सुअर सुअर की क्षमता क्या है, छोटा सा प्राणी है सुअर, लेकिन उसको गाय के डीएनए के साथ जब मैच किया गया तो वो मैच नहीं हो पाया। तो उस गाय के शरीर में कैल्शियम अच्छी मात्रा में नहीं बन पाता है, तो उसकी हड्डियां बहुत कमजोर होती है, वो खड़ी नहीं रह पाती है। और जर्सी गाय के दूध पीने से इंसान के शरीर की हड्डियां पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। इसलिए मैं आप लोगों को सलाह दूंगा, गलती से भी जर्सी गाय का दूध अगर आपके घर तक कोई ला रहा है, यानी कि आपके दिमाग में चल रहा होगा ना, मैंने बोला कि भाई पूड़ी का दूध खराब होता है, तो आप बोलेंगे नहीं नहीं, मेरे घर पर तो दूध बेचने वाला आता है। अब वो अगर भैंस का मतलब बेच रहा है तो वो जहर है, मैंने आपको कल भी बताया। आप बोलेंगे नहीं नहीं, वो तो गाय का दे रहा है, लेकिन वो गाय का कौन से दे रहा है, जर्सी गाय का दे रहा है। क्योंकि देशी गाय का दूध बेचने के लिए घर पर कोई नहीं आता। आपकी जानकारी के लिए बताओ, क्योंकि देशी गाय ज्यादा दूध नहीं देती है, और जितना देती है वो उसके घर पर ही लग जाता है। मान के चलिए किसी ने अगर देशी गाय का कोई बहुत बड़ा गोठा बना लिया है या देशी गाय का कोई फार्म बना लिया है, तो उसके पास जितना दूध निकलता है लोग वहां पर जाकर खरीद लेते हैं, कि उसको कहीं जाना भी नहीं पड़ता है देशी गाय का दूध बेचने के लिए। मेरे घर के बाजू में यहाँ पर एक काठेवाड़ी गोठा है, बहुत बड़ा है। करीब करीब उनके पास कुछ 100 150 गायें होंगी। उनका दूध
जगह से लोग खरीद कर लेके जाते हैं, उनको घर से बाहर निकलने की भी जरूरत नहीं होती है। मेरे घर में भी हर दिन वहां से दूध हम लोग लाते हैं। मेरा बच्चा सुबह उठता है 7 बजे जाता है, अगर हम थोड़ा 8 बजे जाएंगे तो दूध खत्म हो जाता है। और आप ये सोच रहे हो कि मेरे घर पर जो दूध ला रहा है वो गाय का दूध ला रहा है, वो गाय का दूध नहीं, वो सुअर का दूध है एक तरह से। लेकिन वो सुअर का ओरिजिनल भी नहीं है, समझिए। सुअर का भी ओरिजिनल रहा तो भी अच्छा रहेगा लेकिन वो सुअर का भी ओरिजिनल नहीं है। तो वो सब कॉकटेल है और इसके कारण से वो दूध ना पिए। देशी गाय का कोई आपके घर तक ला रहा है और वो अगर आपको बोल रहा है कि मेरे पास देशी गाय का दूध है, वो सच्चाई हो ही नहीं सकती। मैं मान ही नहीं सकता हूं कि देशी गाय का दूध कोई घर तक ला कर दे। तो इसलिए साथियों, आप अगर जो दूध पी रहे हो वो अगर भैंस का है, बिल्कुल गलत है। गाय का बता रहा है तो वो देशी गाय का हो नहीं सकता, तो वो भी गलत है। और पुड़ी का अगर ला रहे हो तो फिर तो आप जहर के अलावा कुछ नहीं खा रहे हो। फिर आपको बहुत सावधान होना चाहिए और अपने परिवार को बचाने के लिए दूध नाम का जो शब्द है ये आपके डिक्शनरी से खत्म कर देना चाहिए। इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है, नहीं तो फिर जहर के अलावा आपके शरीर में कुछ नहीं जाने वाला है। आई होप मेरी बात आप लोगों तक पहुंची हो। इस विषय पर किसी को अगर कोई सवाल करना है तो आप कर लीजिए। अब थोड़ा सा विषय बढ़ गया है, तो मैं दूसरा विषय स्टार्ट करने से पहले किसी के पास अगर कोई सवाल है कि भाई मुझे सर ये डाउट है, मुझे ऐसा पूछना है, तो आप अपने सवाल को पूछ सकते हो। जी सर, बोर्डे मैम, आप अपने सवाल को पूछ सकते हो। गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर आता तर गावरान गाई तर खूप कमी झालेले आहेत, राहिलेल्याच नाही ते. तर मग म्हशीचं दूधच आजकाल शक्यतो तर म्हशीचं दूधच मग घेतोय आम्ही पण. काय मग कसं करा, मग काय दूध तर मिळतच नाही. दूध घ्यावं तर कोणतं घ्यावं. मी मगाशी सांगितलं दीदी की दूध हे तुमच्या डिक्शनरीतनं बाहेर काढून टाका सवय सवय झालेली आहे आता. आपण खीर करतो, बासुंदी करतो, त्याला दूध तर लागतेच ना सर. तेवढं ताणावं लागते की नाही आपल्याला. मग विष खावं लागेल, दुसरं काय होणार आहे? आता हे राखी पौर्णिमा आली, समजा आता भाऊबीज झाली, यांची भाऊ खीर बासुंदीच करतात. तर गाईचं एक दूध तर छान एवढं काही मिळत, गाईचं दूध एवढं काही एक तर मिळत नाही. एक छानशी देशी गाय पाळून घ्या, यापेक्षा काय सोपं सांगू? ओके ओके ओके. देखिए, बात म्हशीचं दूध बात नाही कुछ घेत. बात कुछ ऐसी है। नहीं नहीं, भैंस का दूध तो बिल्कुल ना पिए। भैंस का दूध पिएंगे तो आपकी आने वाली पीढ़ियां बर्बाद हो जाएगी। मैं ईमानदारी से बोलता हूँ, आपके घर में जो बच्चे आएंगे दूसरी तीसरी चौथी पीढ़ी के बाद में, वो सिर्फ गुलाम रहेंगे, मालिक बन ही नहीं सकते। क्योंकि भैंस ऐसा एक प्राणी है जिसके पास दिमाग नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। बहुत बददिमाग है वो प्राणी। हाँ, जब वो उधम पर आती है तो फिर वो कुछ बुरा करेगी, लेकिन वो सही दिमाग कभी लड़ा नहीं पाती है। और अगर वही दूध हमारे शरीर में जा रहा है तो हमारे घर में भी वही होगा। फिर बच्चे उस दूध को पी पी कर उसके जैसे हो जाएंगे। दिमाग तो नहीं लगाएंगे, लेकिन जब गुस्सा आ जाता है तो सामने वाले को मारने बिना वो छोड़ेंगे ही नहीं। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अब पालना ना पालना ये आपकी जिम्मेदारी है। मेरे गुरु ने कहा है कि तुम वो करो जो तुम्हें करना चाहिए। सामने वाला व्यक्ति बदलता है नहीं बदलता है, ये इसके ऊपर तुम दिमाग मत खर्च करो। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरा जो आगे का प्रयोजन है, आगे का जो हमारा प्लानिंग है, अगले 5 साल में 1 करोड़ गायों को पालना। मैं ईमानदारी से बोलता हूँ, 5 साल बाद ये जो एमएससी प्रोजेक्ट हम लोग चला रहे हैं ना, बहुत बड़े बड़े प्रयोजन है हमारे। 1 करोड़ गायों को पालना ये हमारा प्लानिंग है। और उन 1 करोड़ गायों को, अब ये गाय कहीं एक जगह पर होगी क्या? नहीं, हर जिले में हमारे बहुत बड़े बड़े फार्म होंगे। और उस जिले में देशी गायों को पालकर वहां से जो दूध निकलेगा वो दूध उसी जिले के लिए सप्लाई करना, ये हमारा बहुत बड़ा प्लानिंग है दीदी। ये 5-10 साल लगेंगे, इसको एक दिन में नहीं होने वाला है। और जब ये होगा तो देश को हम एक नई दिशा दे पाएंगे। बहुत बड़ी प्लानिंग है ये। तो ये गाय का प्लानिंग मैंने आपको बताया, इतने सारे प्लानिंग मगर बताऊं तो शायद आपको विश्वास नहीं होगा। तो ये आने वाले समय में होगा। तब तक मैं आपको कहूंगा बिल्कुल भैंस का दूध ना पिए। आपको अगर आदत है तो उस आदत को तोड़ दीजिए, नहीं तो फिर ये गाय सुंदर से पाल लीजिए और उसका दूध खाइए। इसके अलावा मैं दूसरा कुछ कह नहीं सकता। ओके दीदी, थैंक यू। आई होप कि आपके सवाल का जवाब आप तक पहुंच गया होगा। हॅलो सर, मुझे एक सवाल पूछना है. जी दीदी। जसं आपल्या इकडे ते राजस्थानच्या लाल गाई येतात ना सर, तर त्याचं जी दूध आपण घेऊ शकतो काय?
गिर गाय हो, त्याला कांदा आहे ना दीदी. राजस्थानी हो असो की कुठली असो, ज्याच्या ज्याच्या शरीरावर खांदा आहे तो खांदा असलेली गाय तुम्हाला चालते. हाँ हाँ ठीक है सर, वही पूछना था। ओके दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद. शायद राधेश्याम जी भी कुछ पूछना चाह रहे थे. राधेश्याम जी, आपने हैंड लो कर लिया है, क्या सवाल था आपका, पूछ सकते हैं. सर ये जो गाय का दूध मिलता है मार्केट में, तो ये देसी गाय का है कि जर्सी गाय का, ये कैसे पहचान सकते? ओके ओके, सबसे पहली बात मैं आपको पहले ही मैंने क्लियर कर दिया है कि देशी गायें हमारे देश में इतनी बची ही नहीं है कि उनका डेयरी फार्म में दूध जाए. अब कैसे पहचाने? अगर मार्केट में दूध मिल रहा है तो वो जर्सी गाय का ही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने दूध का बिजनेस करने के लिए जर्सी गाय पाली हुई है, तो वो जर्सी गाय का ही आएगा. देशी गाय का दूध कभी डेयरी पर कोई बेचने जाता ही नहीं, क्योंकि उसके घर पर अगर कोई 2 गाय है, 10 गाय है, तो आजू बाजू के लोग वही से खरीद लेते हैं सर. इसलिए आप ये चीज तो दिमाग से निकाल दीजिए कि जो देश दूध आ रहा है गाय का बोलकर, वो देशी गाय का हो ही नहीं सकता सर. ओ, अब थैंक पहचानने का कोई यही नहीं है कि भाई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि है ही नहीं तो पहचाने क्यों. हाँ, रही बात, अगर आपको शुद्ध देशी गाय का दूध देखना है और जर्सी गाय का दूध देखना है, तो उनको क्या करें, आजू बाजू में रखेंगे तो जो पीला है वो देशी होगा, और जो सफेद सफेद है वो जर्सी का होगा या भैंस का होगा. ओके सर. ओके, थैंक यू. चलिए, नागनाथ सर है हमारे. नागनाथ सर भी कुछ पूछना चाहते हैं सर से. आप रिक्वेस्ट है सर, आप पूछ सकते हो. सर अभी जो आपने बताया कि जर्सी गाय का पीला रहता है या जर्सी गाय का नहीं, सफेद। देशी गाय का पीला, जो हमारी गावरान गाय होती है उसका पीला होता है, जर्सी गाय का सफेद होता है सर. ओके ओके ओके। अभी सर बारिश का मौसम है तो उसमें अभी आपने बताया था कि बारिश के मौसम में दूध पीना ही नहीं है, तो फिर गाय का भी पीना नहीं है क्या कुछ भी? नहीं नहीं नहीं, दूध नहीं पीना होता है. ये जो 3-4 महीने होते हैं ना, इन दिनों में मैंने आपको कहा था, दूध जो होता है हाई प्रोटीन प्रोडक्ट है. दूध में मतलब देशी गाय का अगर शुद्ध दूध है और आप अगर वो पी रहे हो, तो देशी गाय का शुद्ध दूध जो होता है उसमें प्रोटीन बहुत होता है. वो डाइजेस्टेबल नहीं है. अभी जो हमारे बारिश के दिन चल रहे हैं, तो बारिश के दिनों में हमारी पचन संस्था बहुत वीक होती है. ऐसे में अगर ओके आपको ये सब चीजें बताने की जरूरत नहीं, आप खुद महसूस कर रहे होंगे. इन दिनों में एसिडिटी, थोड़ा भी कुछ ज्यादा कम खा लिया तो एसिडिटी तुरंत हो जाती होंगी आपको. यानी कि हमारी डाइजेस्टिंग सिस्टम जो होता है वो लो होता है इन दिनों में. और अगर आप दूध पिएंगे तो वो डाइजेस्ट जल्दी होता ही नहीं, क्योंकि दूध को पचाने के लिए बहुत ताकत लगती है. आप समझिए ना कि दूध से बैल बनता है, दूध से रेड़ा बनता है, तो इंसान कितनी छोटी चीज है उसके, क्योंकि दूध पचाने के लिए बहुत ताकत लगती है, और इन दिनों में वो नहीं होती. इसलिए दूध इन दिनों में तो बिल्कुल नहीं पीना है सर. ये 3-4 महीने तो दूध बिल्कुल नहीं पीना है. और बच्चों को चलेगा? अगर बच्चा अगर बच्चा 3-4 साल का है तो ठीक है. 5 साल से ऊपर है तो इन दिनों में उनको भी नहीं देना है ना. ओके ओके थैंक यू। हाँ ओके. हाँ, दूध अगर आपको मिल रहा है देशी गाय का, तो मस्त से उस दूध को क्या करिए, उसका दही बनाइए. और इन दिनों में दही बहुत खाइए. दही या छाछ या ताक जिसको हम बोलते हैं वो खाइए, क्योंकि इन दही जो होता है ना, वो डाइजेस्टिंग को बढ़ाता है. 12 से 4 के बीच में आप हर दिन अगर 1 गिलास दही पी रहे हो, या सॉरी छाछ पी रहे हो, या एक कटोरी दही अगर खा रहे हो, उसमें मस्त से मिश्री मिलाकर या खड़ी शक्कर मिलाकर, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वो डाइजेस्टिंग सिस्टम को, भले ही वो दूध से बना हो, लेकिन दही पाचकता बढ़ाता है. तो आप दही खा सकते हो इन दिनों में. ओके सर. ओके सर ओके थैंक यू। लेकिन दही सर अभी ज्यादा दही नहीं तो छाछ हम गर्मी के दिन में लेते हैं, अभी तो उतनी जरूरत नहीं पड़ती है तो भी लेना है। नहीं, अगर आपके पास देशी गाय का दूध अवेलेबल है तो दोपहर में आप दही ले, मतलब दही या छाछ ले, ताकि आपका डाइजेस्टिंग सिस्टम, क्योंकि पाचन तंत्र अभी लो है, तो वो अच्छा हो जाएगा. ओके ओके सर थैंक यू। हाँ, लेकिन दही को ये याद रखना है सबने, दही को जब खाना है तो वो ज्यादा खट्टा ना हो. अगर खट्टा है तो खड़ी शक्कर मिलाकर खाए. ज्यादा खट्टा रहेगा तो फिर तकलीफ देगा आपको, है ना.
एनीवे तो शायद ओके सर, आपके थैंक यू। सवाल का जवाब आप तक पहुंचा होगा। शायद हमारे बोर्डे दीदी कुछ पूछ रहे हैं फिर से, तो उनसे रिक्वेस्ट है अपने यस सवाल सर। पूछिए। सर हे सगळं दूध पावडर बद्दल काय होतं सर आपलं? दूध पाउडर बहुत अच्छा सवाल है ये। दूध पाउडर देखिए, दूध पाउडर में जो प्रोटीन होता है वो सोया प्रोटीन होता है। आपके जानकारी के लिए बता दूं, दूध हॅलो, पाउडर में जो हाँ दीदी, हा हा आवाज नव्हता येत सर. ओके अभी आ रही है दीदी हो आवाज? हो 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 येऊन आला. ओके ओके ओके। दूध पाउडर में जो प्रोटीन बनाया जाता है ज्यादातर करके उसमें सोया प्रोटीन का इस्तेमाल होता है या बनाना प्रोटीन का इस्तेमाल होता है, लेकिन बनाना प्रोटीन बहुत महंगा होता है इसलिए वो सोया प्रोटीन इस्तेमाल करते हैं। और सोयाबीन के बारे में मैंने इसके पहले भी कहा है आप लोगों को कि सोयाबीन ये चीज सुअरों की खाने की चीज है, इंसान की खाने की चीज नहीं है। तो बिल्कुल ना ले, बिल्कुल ना ले। ओके दीदी, ओके सर, थँक्यू सर. ओके। चलिए तो नागनाथ सर शायद आपका हैंड रेस फिर से है या पहले से था? पहले से था सर। आपको और एक बार जन्मदिन की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। बहुत सर बहुत सर बहुत सर बहुत। सर मला बोलायचं होतं. बोला बोला बोला। हं. अं, आपण जे दूध पितो आहोत, जरी आपण आता खेड्यांवरच्या लोकांकडून जरी घेतलं, तर मला नाही वाटत ते पण पैशांकरता प्रत्येकच जण आता भेसळ केलेलं किंवा असं दूध विकत आहेत. कारण आमच्याकडच्या गाईच्या दुधाला सायच येत नाही. विशेष म्हणजे. नाहीतर कितीही पातळ असो गाईचं दूध म्हणून लोकं घेत नाही. परंतु पिवळी साय थोडीशी का असेना त्याच्यात पिवळं तूप वगैरे चांगलं तापवलं आपण तर येऊ शकतं 2-4 म्हणजे असं कमी प्रमाणात का असेना. परंतु आमच्या ह्या गाईच्या दुधाला तो म्हणतो नाही शुद्ध गाईचंच आहे, गावरानी गाईचंच आहे आपल्या. परंतु मला नाही वाटत त्याच्यामुळे कोणावर विश्वास ठेवावा असं आता राहिलेलंच नाही आणि प्रत्येकाला गाय पाळणं हे शक्यच नाही. तर याच्यावर काय करावं? आणि जसं गाईच्या खांद्यावर उंचवटा असतो, खांदा म्हणतो आपण त्याला. तर तसं आपल्या माणसांच्या म्हणा किंवा आपल्या पण शरीरात, मानव जातीच्या शरीरात पण असा अँटिना सारखा मी ऐकलेलं आहे की शेंडीचा भाग जो असतो, तो असतो. हे खरं आहे का? ओके तिसरा प्रश्न, तुमच्या वाढदिवसाला मला दिव्य शक्ती स्टोन मिळणार होते, त्याचं काय झालं? ओके 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 ओके। बहुत सारे सवाल आपने इकट्ठा पूछ लिए हैं। जमा करके रखे. हाँ हाँ। तो आपको रिक्वेस्ट है कि 2 सवालों के जवाब आप मुझे कल मॉर्निंग में पूछेंगे तो मैं अच्छे से दे पाऊंगा। और एक सवाल जो है दिव्य शक्ति स्टोन का, इसका जो हमारा शिविर होने वाला था इसको थोड़ा पोस्टपोन किया गया है ताकि मतलब शिविर 10-12 लोगों ने ही मतलब बुकिंग किए थे हमारे दिव्य सिद्धि स्टोन, और 10-12 लोगों के लिए शिविर लेना और वो सब तामझाम खड़ा करना थोड़ा सा मतलब इसके लिए डिले किया हुआ है। तो उसके लिए मैं पर्याय निकाल रहा हूं अभी क्या करना है। इस महीने में ही हो जाएगा, आपको दिव्य शक्ति स्टोन मिल जाएंगे, इस महीने ही मिलेंगे। लेकिन कब क्या कैसे करना है उसका प्लानिंग आपको कुछ दिनों में बता जाएगा सर दीदी, ठीक है? तुम्ही ते ओके पहिले बोलले नाही, नाही तर मी कधीची त्याच्याकरता थांबून राहिलेली होती. ओके ओके ओके। नहीं नहीं, हमारा वो ट्रेनिंग चल रहा है ना, मीटिंग बंद थी, वो ट्रेनिंग चल रहा था डीएमआईटी का, इसके कारण से वो अनाउंसमेंट नहीं हुआ। फिर भी इस महीने में ही हो जाएगा जो भी करना है। और रहे बात आपके वो दूध के बारे में कैसे करना क्या करना, दूसरी बात आपने और एक सवाल पूछा एंटीना के बारे में, तो ये सवाल मुझे आप कल मॉर्निंग में करेंगे तो मैं आपको इसका, क्योंकि ये विश्लेषण के मुद्दे हैं तो इनको मैं विश्लेषित करूंगा अच्छे से। अभी समय हो चुका है, 8 बज चुके हैं, ठीक आहे. इसलिए हम अगले सेशन में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार साथियों। ओके. थँक यू.